हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोविंद की न्यू पाठशाला में। आज हम पार्लियामेंट का एक पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे। इस पार्लियामेंट वैसे तो पार्लियामेंट चैप्टर बहुत बड़ा है, बट हम इसको थोड़े से इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज दिस कि पार्लियामेंट का ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम ना बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कई बार आपको क्लासेस में बताया है कि जो एग्ज़ाम आता है वो बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है और बच्चे एडवांस ज़्यादा पढ़ लेते हैं और पेपर में जाके बेसिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी फिर वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता, निकल नहीं पाता। उसका एक बिगेस्ट रीज़न ये है कि बच्चे एडवांस ज़्यादा पढ़ लेते हैं बेसिक को, वहाँ पे उनके माइंड में थोड़ा सा ना शेडो हो जाता है, थोड़ा सा डेल्यूट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये होगा कि नहीं होगा। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन ना हो किसी बात को। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ओके, देखिए पार्लियामेंट जो चैप्टर है, पार्लियामेंट सबसे पहले हमें इसके बारे में ना एक चीज़ तो पता ही होनी चाहिए कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में इतने सारे पार्ट्स हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कई पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये कौन से पार्ट्स में आता है? तो ये आता है फिफ्थ, पांचवें पार्ट में। अब बच्चे भूल जाते हैं कि यार कैसे याद करेंगे कि पार्लियामेंट पांचवें में आता है। पार्लियामेंट पांच, पार्लियामेंट और पांच, इसको अगर मैं लिख दूं पांच तो याद रहेगा कि P फॉर पार्लियामेंट, P फॉर पांच। तो ये पार्ट 5 में आता है, 5 में आता है। और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 79 से लेकर 122 के अंतर्गत आता है। देखिए ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट सीधा पूछता है कि भाई इंडियन पार्लियामेंट चैप्टर है कौन से पार्ट में आता है, या छठे पार्ट में आता है, सातवें में आता है, आठवें में आता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना। P फॉर पांच, P फॉर पांच, पार्लियामेंट पांच, P फॉर पांच। ओके, क्लियर। अब देखिए पार्लियामेंट के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, यानी कि तीन अंग होते हैं। पार्लियामेंट के तीन अंग होते हैं, तीन अंग से मिलके पार्लियामेंट बनता है। ये तीन अंग कौन से हैं? दैट इज लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या जरूरत थी उनको डालने की? देखिए इसका बेसिक सा रीजन एक यही है कि जो चाहे लोकसभा राज्यसभा मिल के जो कानून बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, वो कानून जब तक नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते। ऑब्वियस सी बात है, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते तो वो कानून नहीं माना जाएगा। इसीलिए राष्ट्रपति को भी पार्लियामेंट में इंक्लूड किया गया। इतना आप याद रखिए, दैट्स इनफ। पेपर में आएगा पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। अब हम लोकसभा और राज्यसभा, ये जो दो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए पार्लियामेंट हम बाद में करेंगे, मैंने बोला ना दो पार्ट्स में हम इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट जो होगा वो थोड़े दिन बाद लाया जाएगा। अगर ये आपको बहुत अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं दूसरे पार्ट लाने के लिए मोटिवेट हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं राज्यसभा से। देखिए जो राज्यसभा है तो बहुत बड़ा चैप्टर देखिए है, बट मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो इसी से आते हैं। एक दो चीजें और होंगी वो हम आगे क्लासेस में कवर करते रहेंगे, बट ये जो बेसिक चीज है ये याद होनी ही चाहिए आपको। एनी टाइम कोई आपको सोते हुए भी उठा के पूछ लेना तो आपको याद होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में ये होता है, राज्यसभा में ये होता है। क्लियर। तो सबसे पहली चीज, जो राज्यसभा है एक परमानेंट है, परमानेंट बॉडी है। ठीक है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होती, नॉन डिसॉल्व बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होती। क्लियर, पहली चीज। अब इसमें कितने टोटल मेंबर हैं? टोटल मेंबर हैं 250। कितने हैं टोटल सीट्स? कितनी है? 250। बट एट प्रेजेंट में कितनी सीट भरी जाती हैं? ये है प्रेजेंट, वो है 245, 245 लोग। अब आप कहोगे ये परमानेंट है, डिसॉल्व नहीं होती, तो 245 कैसे चुने जाते हैं? देखिए उसका एक अलग प्रोसेस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर आपको यहाँ ये याद रखना है कि टोटल सीट्स हैं 250, 250 और प्रेजेंट में है कितनी? 245। क्लियर। अब ये जो 245 लोग हैं ना, इनमें से वन थर्ड लोग हर 2 साल बाद रिजाइन, मतलब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है हर 2 साल बाद। मतलब हर 2 साल बाद वन थर्ड, 245 का वन थर्ड निकालेंगे तो वो उतने लोग हर 2 साल में चुन के राज्यसभा में आते हैं, हर 2 साल बाद।
क्लियर, ये बात याद रखें। और इनका जो ड्यूरेशन होता है, ये 245 लोगों का जो ड्यूरेशन होता है कितने, क्योंकि ये बॉडी डिसॉल्व तो हो नहीं सकती, तो इनका एक कार्यकाल तो फिक्स किया जाएगा ना कि भाई एक एमपी चुन लिया गया, अब वो एमपी कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने साल तक रहेगा, वो तो फिक्स करना पड़ेगा ना। तो वो फिक्स किया 6 साल कि 6 साल तक इनकी जो 245 लोग हैं, इनकी जो ना 6 साल तक रहेंगे, और 6 साल बाद जिनका जिनका कार्यकाल पूरा होता रहेगा वो हर 2 साल में रिजाइन देते रहेंगे। क्लियर, और हर 2 साल में 1/3 लोग नए आते जाएंगे। इट्स क्लियर, ये सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल है, बस याद रखना है, और कुछ नहीं है। मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तभी याद हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियरली दूसरी चीज कि भैया राज्यसभा में लोग आते कैसे हैं, क्लियरली कि भैया डायरेक्ट चुनाव तो होता नहीं है कि भाई जाए, जैसे आप लोकसभा में चुनाव वोटिंग करके आते हो, राज्यसभा के लिए तो कोई चुनाव नहीं होता, फिर इनका चुनाव कैसे होता है? देखिए इनका चुनाव 3 बेसिस पे होता है। क्लियरली, पहला होता है नॉमिनेशन बेसिस पे, एक होता है नॉमिनेशन बेसिस पे कि 12 मेंबर को राष्ट्रपति साहब नॉमिनेट कर देते हैं। अब वो 12 व्यक्ति कौन होंगे? आर्ट एंड कल्चर से हो, कोई हाईली इंटेलेक्चुअल हो, कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो, राष्ट्रपति जिसको योग्य समझे उसको वो उन 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है कि राज्यसभा में उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। क्लियर, ये तो एक कंसेप्ट होगा। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट मतलब हर स्टेट में राज्यसभा के अलग अलग सीटें डिवाइडेड हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिवाइड कर रखी हैं। और उसी तरीके से यूटीज, सिर्फ 3 यूटीज से ही, ओनली 3 यूटीज से ही राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। क्लियर, याद रहेगा, पेपर में सीधा आएगा कि दिल्ली यूटी से राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं, हाँ चुने जाते हैं, राइट, क्लियर, 3 यूटी से चुने जाते हैं। क्लियर, ये चीज कि कहाँ से लोग आएंगे ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है कि इसका जो चेयरमैन होगा, क्योंकि भाई कोई सभा है तो उसका कोई चेयरमैन तो होगा ना भाई साहब, बिल्कुल होता है। इसका जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। क्लियर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद जिनकी सबसे ज्यादा पावरफुल जो इंसान होता है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, वो इसके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इनका भी कार्यकाल, वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर होता है। पर ये राज्यसभा ये 5 साल बाद रिजाइन दे देंगे या ये चेंज हो जाएंगे, तो जो नया लोग इंसान आएगा वो वाइस प्रेसिडेंट के चेयरमैन होंगे। हाँ याद रखें ना, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। क्लियर, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता वो, मतलब एमपी भी नहीं होता, वो वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब वो एमपी नहीं होगा, उसको बाहर से लेके बनाया जाएगा। वो एमपी होगा, रिजाइन कर देगा, रिजाइन देने के बाद वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ेगा, अगर वो जीत गया तो वो 5 साल वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। क्लियर, और अगर आगे भी दोबारा चुनाव लड़के दोबारा जीत गया तो वो दोबारा भी आगे कंटिन्यू करेगा। क्लियर, इस बात को समझना कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। पेपर में घुमा के आ सकता है कि क्योंकि भाई चेयरमैन होता तो मेंबर भी होना चाहिए, तो मेंबर नहीं होता। क्लियर, अब इसकी ना कुछ राज्यसभा की ना कुछ स्पेशल पावर्स हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं कंफ्यूजन में, बट मेरा मानना इतना है कि आप ना देखिए, वो कहते ना, आपको ये पता होना चाहिए क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्या छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो पावर तो बहुत सारी हैं, 50, 60, 100 बहुत सारी पावर्स हैं, लिमिट नहीं है, कुछ नई नई चीजें आती रहती हैं। बट आपको ये पता होगा कि क्या स्पेशल पावर्स हैं और क्या पावर्स नहीं है, तो आप इजीली पेपर में उसको एलिमिनेट कर पाओगे। तो राज्यसभा की जो मेन 3 पावर है, इन्हीं 3 पावर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हर तरीके से बच्चों को फंसाया जाता है। पहली चीज है ऑल इंडिया सर्विस। क्या लोकसभा ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है? नहीं, ओनली एंड ओनली पावर है राज्यसभा के पास। राज्यसभा चाहे तो ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस कैसे? यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सर्विस है ऑल इंडिया सर्विस। अगर राज्यसभा चाहे तो और भी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस डिक्लेयर कर सकती है आर्टिकल 312 के अंतर्गत, 312 के अंतर्गत। क्लियर, अब आपसे ये पूछा जाए कि पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है, पर राज्यसभा उसका पहला, राज्यसभा उसको स्टार्ट करेगी, पार्लियामेंट नहीं बना सकती, राज्यसभा स्टार्ट कर सकती है। क्लियर, अब दूसरी चीज है लॉ मेकर में, कि लॉ में जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट आते हैं, मैंने आपको बताया था कि 7th शेड्यूल जो है हमारा, 7th शेड्यूल, वो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आती है इसके अंतर्गत। तो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत अगर कोई रूल बनाने हैं
तो वो राज्यसभा बनाना स्टार्ट कर सकती है। लोकसभा की जरूरत हो, इनिशिएटिव जरूरत हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा की ये स्पेशल 3 पावर है कि वो अपने बिहाफ पे चीजें स्टार्ट कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो स्टेट लिस्ट में भी पावर, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को लेके वो रूल बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। एंड तीसरी चीज है इमरजेंसी डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होगे तो मैंने यहाँ पे स्टार लगाया इमरजेंसी डिक्लेरेशन के रूप में, कि ये राज्यसभा तब इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए राष्ट्रपति को बोल सकती है जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, मतलब उसका चुनाव ना हुआ हो और उसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो। इस बीच में जो 6 महीने के बीच का गैप है, अगर उस बीच में इंडिया में इमरजेंसी लगाने की कहीं जरूरत पड़ी तो राज्यसभा राष्ट्रपति को लिखित में बोल सकता है कि इंडिया में भारत में इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति इनके बिहाफ पे लगा सकता है, इनके कहने पे लगा सकता है। क्लियर? ओके, तो ये स्पेशल, ये कुछ चीजें हैं जो राज्यसभा के बारे में आपको बेसिक चीजें नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? ओके।